तांडव न्यूज की खास पेशकश में आज आपको रूबरू कराते हैं भोपाल की कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों से। आज तांडव की टीम संवाददाता गौरव तोमर के साथ भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र से विधायक कृष्णा गौर जी के निवास पर पहुंची, जहां पर तांडव न्यूज की टीम ने विधायक कृष्णा गौर से उनकी विचारधारा के बारे में जाना और उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की। देखिए तांडव न्यूज के संवाददाता गौरव तोमर के साथ विधायक कृष्णा गौर की ये खास बातचीत। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो स्वयं परिचय की मोहताज नहीं है। उनको आज भोपाल छोड़ के, भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। हमारे साथ ऐसी हस्ती विशेष मौजूद हैं जो गोविंदपुरा क्षेत्र से विधायक हैं और साथ ही इनके कार्यकाल के बारे में काफ़ी सारे समय से चर्चे में रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा गौर जी, जो कि गोविंदपुरा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं और इनके 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी सारे चर्चित रहे। लोगों ने इनको काफ़ी सारी प्रोत्साहन के रूप में भी बताया और इनके पीठ पीछे भी काफ़ी सारी तारीफें की। हम सबसे पहले तांडव न्यूज़ में मैम कृष्णा गौर जी का स्वागत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका तांडव न्यूज़ पर सबसे स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि एक राजनीति के क्षेत्र में एक अलग ही चेहरा आप कुछ 10 या 15 सालों से एक अलग ही नया चेहरा उभरते हुए सामने आ रहे हैं। अभी 5 साल के कार्यकाल में आप जो विधायक रहे उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि मतलब एक चर्चित विधायक रहे और साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं के बाबूलाल गौर जी, जो कि गोविंदपुरा क्षेत्र से काफ़ी चर्चित नेता थे, जो कि मुख्यमंत्री भी बने, तो लोगों में उनको लेकर काफ़ी सारा भरोसा भी है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या राजनीतिक क्षेत्र में रुख लेना, किस तरीके से आपका राजनीति में रुख लिया आपने? बाबूलाल गौर जी की जो काफ़ी चर्चित छवि बनी हुई है उसको किस तरीके से बरकरार रखा गोविंदपुरा से लेकर पूरे भोपाल में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां लोग स्वेच्छा से आते हैं काम करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में काम करने आते हैं, अगर उनमें सेवा और समर्पण का भाव है तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब की तो बाबूजी को काम करते हुए देखा था, और मैं मानती हूँ कि कभी जीवन में अभिलाषा नहीं थी कि मैं इस फील्ड में आऊँगी या काम करूँगी। मुझे परिस्थितियाँ इस फील्ड में लेकर आई। मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया। मैं बाबूजी को काम करते हुए देखती थी, बाबूजी के साथ में रहती थी। बाबूजी किस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं। बहुत करीब से उनको मैंने देखा था, क्योंकि मैं उनके परिवार में बहू बनकर आई थी और छोटा सा परिवार था, 4 लोग थे और हम 4 लोगों के बीच में बाबूजी हमारे लिए सबसे बड़े प्रेरणा के केंद्र थे। और वो इसलिए थे क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार से उठकर वो इतने बड़े पद तक पहुँचे थे। एक ऐसे परिवार जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव नोगिर गाँव से निकलकर गरीब, आज भी वहाँ जो उनका घर है, मैं बच्चों को ज़रूर दिखाती हूँ कि वो देखें ज़रूर कि वो इस एक झोपड़ी नुमा घर से निकलकर मध्य प्रदेश के शीर्ष पद पर बैठना, मतलब उनके जीवन का कितना बड़ा संघर्ष था। तो वो समर्पण मैंने जनता के प्रति, जो वो सेवा मैंने जनता के प्रति उनके अंदर देखी थी, और कहीं ना कहीं यही भाव मेरे अंदर भी था कि जब लोगों की हम ज़रूरतें पूरी करते हैं, सेवा करते हैं, तो लोगों का मन बहुत खुश होता है, लोग दुआएं देते हैं। तो ये भाव एक मेरे अंदर भी उनके साथ उनको देखते हुए डेवलप हो गया था। मेरे जीवन में जब यू टर्न आया, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में एक बड़ी त्रासदी घटी, तो जीवन में लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं अब। ऐसे समय में बाबूजी ने मुझे बहुत राहत दी। बाबूजी ने कहा कि अगर अपना दुख देखोगी तो निश्चित रूप से आगे का जीवन नहीं जी पाओगी। समाज में उतरकर समाज की उन महिलाओं के बीच में जाकर काम करो जिनके जीवन में दुख है, और उनका दुख जब देखोगे तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा दुख उनका है। और मुझे लगता है कि बाबूजी ने एक मुझे प्रेरणा दी थी सेवा करने की, समाज सेवा करने की। धीरे धीरे मैं सेवा भारती से जुड़ी। सेवा भारती के माध्यम से मैं सेवा बस्तियों में जाने लगी। सेवा बस्तियों की बहनों के बीच में जब मैं बैठती थी और उनके छोटे छोटे से काम होते थे वो पूरे करती थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। इतने बड़े परिवार की बहू होकर और हमारे बीच में, हमारे साथ में रहती है, तो मुझे भी अच्छा लगता था। क्योंकि मैंने बाबूजी को, मुझे राजनीति का ऐसा कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था,
मेरे लिए राजनीति सेवा और समर्पण, जनता के प्रति सेवा और समर्पण, क्योंकि बाबूजी को मैंने ऐसे ही देखा था, तो वो एक डेवलप होता चला गया मेरे अंदर, वो भाव विकसित होता चला गया। धीरे धीरे भोपाल की सारी सेवा बस्तियों में मेरी पहुंच हुई। मैं सारी सेवा बस्तियों में सेवा भारती के माध्यम से जाने लगी। कोई पद नहीं था मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में जो कष्ट आया है तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन ईश्वर ने इतनी कृपा मुझ पर की थी कि मुझे नीचे कालीन बिछाया था ताकि मुझे कष्ट ना हो। लेकिन मेरी कितनी बहनें ऐसी हैं जो जिनके जीवन में अगर कोई कष्ट आता है तो उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होता। तो मन में एक भाव था कि उन महिलाओं के लिए मैं कुछ कर सकूं, और इसीलिए मैंने महिलाओं से ही शुरुआत की। मैं महिलाओं के बीच में गई, मुझे अच्छा लगा। उनके मन में भी मैंने एक आशा की किरण देखी कि मुझसे जब बात करती थी तो उन्हें अच्छा लगता था, कोई तो है, हमारी बहन तो है, हमारी सुनने वाला कोई तो है। और धीरे धीरे जब मैंने सारी सेवा बस्तियों में अपनी एक पहचान बना ली तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं के मुंह पर मेरा नाम आने लगा। और जब भी कोई बात होती थी तो दीदी बहुत अच्छी हैं, दीदी को बोलेंगे काम तो वो कर देंगे। मुझे भी अच्छा लगता था कोई काम मेरे पास आता था। उसके बाद 2009 में जब मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए, महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित हुआ, तो पूरे भोपाल में सर्वे हुआ और उस सर्वे के आधार पर जो नाम निकल कर आया उसमें एक नाम मेरा भी था। तो चूंकि मैं पार्टी में काम कर ही रही थी, पार्टी ने संगठन में मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैं महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष बन के काम कर रही थी, तो पार्टी ने इस विषय में निश्चित रूप से संज्ञान लिया और उन्हें लगा कि एक कैपेबल महिला है, लोगों में अच्छी पकड़ है, खासकर महिलाओं में अच्छी पकड़ है। और महापौर का पद डायरेक्ट इलेक्शन, सीधा चुनाव होता है, उसके लिए बहुत ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जिसकी पकड़ बहुत नीचे तक हो। इस दृष्टि से मेरी पार्टी ने सोच विचार करके मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। मैं महापौर बनी और उसके बाद 5 साल जिस प्रकार से काम किया, लोगों को लगा कि वास्तव में बहुत अच्छा काम उस कार्यकाल में पूरे भोपाल का एक स्वरूप निकल कर आया। और मैं मानती हूँ कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे संगठन का बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ रहा कि मैं जब काम कर रही थी तो मेरे कदम कदम पर मेरे को संगठन का सहयोग मिलता था, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलता था, और उसके साथ ही साथ मुझे पूजनीय बाबूजी का भी बहुत सहयोग मिला। और मैं ये कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से मेरी सफलता में बाबूजी का मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत बड़ी भूमिका में था, क्योंकि मैं उनसे ही सीखती थी, वही मेरी प्रेरणा थे। और जब कभी कोई दिक्कत मुझे काम करने में आती थी तो मैं उनसे सलाह लेती थी। और इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाबूजी ने एक लंबा जीवन, राजनीतिक जीवन जिया है। बाबूजी का जीवन निष्कलंक रहा, बेदाग रहा, कोई आरोप कभी उन पर नहीं लगा। क्योंकि मैं राजनीति में अभी नहीं हूँ, अभी मेरे में इतना अनुभव नहीं है, कोई मुझसे ऐसी भूल ना हो जाए कि बाबूजी की इतनी लंबी तपस्या पर मेरी वजह से कोई दाग लगे। और इसलिए मैंने बहुत सोच कर, फूंक फूंक कर कदम रखे। और वास्तव में 5 वर्ष का वो कार्यकाल नगर निगम का ऐसा कार्यकाल था जिसमें सब कोई संतुष्ट था, जनता भी संतुष्ट थी, प्रशासनिक अधिकारी भी संतुष्ट थे, मेरी पार्टी के नेता भी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और सबको लगा कि वास्तव में उस कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। तो जो एक माउथ पब्लिसिटी होती है, जो एक वातावरण बनता है आपके प्रति, वो वास्तव में आपके काम से, आपके व्यवहार से बनता है। तो मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से यही मेरी पूंजी, यही मेरी संपत्ति रही है कि मैंने अगर अपने जीवन में कुछ कमाया तो लोगों के प्रति जो प्यार था, लोगों का जो विश्वास था मेरे प्रति, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और संपत्ति है। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि बाबूजी ने जैसा राजनीतिक जीवन निष्कलंक जिया था, मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि उनके इस जीवन पर मेरे किसी भी कोई भी एक्ट से कोई दाग ना लगे, कोई कलंक ना लगे। दीदी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। अभी आपने बताया कि महापौर का चुनाव जो कि डायरेक्ट लोगों का चुनाव होता है, सीधा जनप्रतिनिधि वहीं से चुना, लोग खुद डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद फिर 5 साल के लिए विधायक बनी और लोगों के बीच में काफ़ी सारे काम ऐसे किए जो आज गोविंदपुरा क्षेत्र में एक चर्चित नाम है, कृष्णा गौर। तो आगे की क्या उपलब्धियाँ हैं? मतलब अब आगे जो इलेक्शन होंगे उसमें किन मुद्दों के तहत अपन सीट पर उतरेंगे, कौन से ऐसे काम है जो अभी पूरे होना अभी रह गए हैं, कौन से ऐसे काम है जो आगे किए जाएंगे, किस तरीके से लोगों के बीच में एक बार फिर विश्वास जीता जाएगा? भविष्य की जो योजनाएं हैं, निश्चित रूप से जब हम 2018 का विधानसभा चुनाव जब जीत कर आए थे तो
हाँ, हमारे मन में तो यह विश्वास था, बल्कि पूर्ण विश्वास था कि चौथी बार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने धोखे से इस प्रदेश में सरकार बनाई, लोगों को गुमराह किया और खासकर हमारे किसानों को जिस प्रकार से झूठ बोलकर उन्होंने इस प्रदेश में सरकार बनाई थी, उसकी वजह से हमको लगा कि अब चूंकि हमें विपक्ष की राजनीति करना है तो हमने उसकी एक कार्य योजना तैयार की थी, क्योंकि हमें पता था कि अब हमें विपक्ष में बैठना है तो हमें वह धर्म निभाना पड़ेगा और इस दृष्टि से हमें संघर्ष करना है, जिसके लिए हमने अपने आप को तैयार किया था। 15 महीने इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुशासन रहा, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। हमने लगातार प्रयास किए, हमने जो योजनाएं बनाई थी हमारे क्षेत्र के भविष्य की, कई बार हमने वो प्रपोजल विभाग को दिए, संबंधित मंत्री को दिए, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई हमें समर्थन नहीं मिला। और अंततः फिर उसके बाद हमारी सरकार जब पुनः बनी तो हमारे मन में आशा की किरण जगी, लेकिन हमारी सरकार बनते ही 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड में चला गया। अर्थात 3 वर्ष हमारे कार्यकाल के 3 वर्ष हमारे, 1 वर्ष कांग्रेस का कुशासन और 2 वर्ष कोविड के संकट काल में निकल गए। हमें यह वर्ष मिला है काम करने के लिए और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इस वर्ष में हम करें। और उसमें मुख्य रूप से स्वाभाविक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाहते हैं, एक अपने घर के सामने सड़क हो, नाली हो, पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, अच्छे पार्कों का निर्माण हो। एक फोकस तो हमारा इस तरफ है। निश्चित रूप से हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने क्षेत्र को बनाकर देने का काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि हम अभी, चूंकि जैसे मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया तो हमने अपने क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए, मुख्यमंत्री जी ने वो सहर्ष सारे स्वीकार किए। तो एक बहुत बड़ा काम हमारा हुआ है कि उसके माध्यम से हम एक लोगों की बड़ी समस्या थी और बड़ी मांग थी, उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कुछ काम करें, ताकि जो नया युवा हमारा आ रहा है उसको अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे क्षेत्र में मिले, ताकि वो अपने कैरियर का निर्माण कर सके। और इस दृष्टि से ग्लोबल स्किल पार्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया, जो 645 करोड़ का है। हजारों बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर अपने कैरियर का निर्माण कर रहे हैं, जो वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर महीने जब वहाँ पर हम बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है कि वास्तव में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए जो पहल की है उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में एकमात्र कॉलेज, सरकारी कॉलेज था जो भेल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो 30 साल से छोटे से BHL के आवास में संचालित हो रहा था। मतलब एक प्रकार से वह एक औपचारिकता कॉलेज संचालन की हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने यह मांग की कि इसका भवन बनना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा नए कोर्स यहाँ लाएँ, हमारे क्षेत्र के युवाओं को उसका लाभ मिले। और उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए शहर से उसको उपलब्ध कराए और आज एक बड़ा शासकीय कॉलेज बनकर वहाँ तैयार हुआ है, जिसमें अब नए कोर्स लाकर हम हमारे युवाओं को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात, हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना भी चाहते थे और उसके साथ ही साथ हम महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए भी जागरूक करना चाहते थे, क्योंकि हमारे स्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को इस दृष्टि से जागरूक करने की बहुत आवश्यकता थी। हमने लगातार यही प्रयास किए हैं कि हम हर बस्ती में हमारे महिला मोर्चा के माध्यम से हमारी बहनें वहाँ महिलाओं को एकत्रित करती हैं, उनको हम जागरूक करते हैं। 3 महीने तक हम निःशुल्क उन्हें सैनिटरी पैड उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनको इसकी आदत पड़े और उसके बाद उनको समझ में आए कि इनका महत्व क्या है, कि इनके नहीं उपयोग करने से कितनी बीमारियों की वो शिकार हो सकती हैं। और जब एक गरीब महिला बीमार होती है तो उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं होते। तो हमारी कोशिश ये है कि एक तो उनको अपने इस स्तर पर जागरूक करने की, और दूसरा जो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हमारे गरीब वर्ग के लिए है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो जिसके माध्यम से 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है, उसके कार्ड बने कि नहीं बने। उसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि जहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा जहाँ से हम राशन का वितरण करते हैं, वहाँ से राशन का वितरण समुचित रूप से हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि सरकार तो व्यवस्था कर देती है, पर हमारा नीचे का सिस्टम इतना गड़बड़ होता है कि वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते। तो हमने हमारा जितनी भी हमारी दुकानें हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की PDF की, उन सारी दुकानों पर हमने पकड़ बना के रखी है। हर महीने 7
हर महीने की 7 तारीख को जो अन्न उत्सव होता है, वहाँ से 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति लोगों के घर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँचा, ये हमने पूरी उस पर निगरानी रखी हुई है। और हमने लोगों को नंबर दे के रखें कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो आप तत्काल हमको कॉल करें। तो लोग खुश हैं, क्षेत्र की जनता खुश है कि आपके माध्यम से कम अब वह जिस प्रकार की धोखेबाजी या चालबाजी करते थे वो दुकानदार नहीं कर पा रहे और हमको पर्याप्त राशन मिल रहा है। हमारी कोशिश इस बात की भी है कि हमारे जितने भी क्षेत्र में हमारे युवा हैं, उन युवाओं को स्पोर्ट्स से हम जोड़ें, क्योंकि युवा का खेल के प्रति लगाव होता ही है। तो हम अपने स्तर से लगातार अपने क्षेत्र में युवाओं के टूर्नामेंट आयोजित करते हैं, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो। लगातार हम कोशिश करते हैं कि हमारे युवा हमसे जुड़े और एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र हमारा बने, चाहे उसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें शिक्षा की सुविधाएं हों, उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, साथ ही साथ हमारे युवा, हमारी महिलाएं जो हमारे समाज का प्रमुख अंग है, उनके बेहतरी के लिए भी हम क्या प्रयास कर सकें। और निश्चित रूप से एक और बड़ा काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब हमने रखा और उन्होंने उसकी सहर्ष स्वीकृति दी, जिसके लिए मैं हमेशा उनके आभारी रहूँगी। पूजनीय बाबूजी की बहुत इच्छा थी कि हमारा कोकता, पठार, आनंद नगर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं था। अब चूँकि ट्रांसपोर्ट नगर में लगातार हाउसिंग फॉर ऑल के मकान बने हैं, करीब 2,500 से 3,000 लोग वहाँ, परिवार वहाँ रहने चले गए हैं, एक बड़ी बस्ती वहाँ बसने जा रही है। उसके साथ कोकता का क्षेत्र, आनंद नगर का, पठार का, ये इतना बड़ा क्षेत्र था जहाँ कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं था। मजबूरी में लोगों को 1250 आना पड़ता था या हमीदिया जाना पड़ता था, और इसीलिए 100 बिस्तरों के एक अस्पताल को स्वीकृति मिली है जो कोकता में तैयार होने जा रहा है। बहुत जल्द उसका माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे क्षेत्र की कुछ हमारी ऐसी भविष्य की योजनाएं थी जिनको साकार करने का हम लगातार प्रयास कर रहे थे और अब लगातार साकार होती जा रही हैं। तो मुझे खुशी है कि जितना भी समय हमको मिला, 1 साल तो कांग्रेस का कुशासन में हमारा चला गया, 2 साल कोविड में, और कोविड में भी हमने क्षेत्र की जनता की जो सेवा की है, क्षेत्र की जनता आज भी इस बात को मानती है कि आधी रात को अगर 2 बजे भी किसी ने आपको फ़ोन लगाया तो आपने कभी ऐसा नहीं किया कि फ़ोन नहीं उठाया, और उठा के उसकी मदद करने का काम किया। क्योंकि उस संकट के काल में यदि हम मुंह मोड़ लेते तो हमारे क्षेत्र की जनता कहाँ जाती, और इसलिए सारे कार्यकर्ता हम सब मिलकर पूरे 2 साल जनता की सेवा में लगे रहे। अब चूंकि ये साल हमें काम का मिला है तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जो हमने भविष्य की योजनाएं तय की थी उन योजनाओं को आकार दें, ताकि हम जब वापस चुनाव में जाएँ तो हमारे पास जनता के बीच में हमारी उपलब्धियाँ गिनाने के लिए पर्याप्त हमारे बताने के लिए रहे कि हमने इतना काम किया था, और उसके आधार पर जनता फैसला ले। मैम, ये 5 साल का जो कार्यकाल आपका काफ़ी सारा अच्छा निकला, जो आपने अभी बताया, काफ़ी लोग भी बता रहे हैं कि ये 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी सारी आपने ऐसी उपलब्धियां की। कोरोना काल में आपने ऐसे काम किए जो लोगों के चेहरे पर और मुंह पर बने हुए हैं। तो एक बात जुबान पर भी बने हुए हैं, तो एक बात और जानना चाह रहा था कि अगले जो इलेक्शन आने वाले हैं 2023 में, जब भी इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो तब आपको बाकायदा विधायक के रूप में गोविंदपुरा से उतारा जाएगा। तो अगर वहाँ से जीत मिलने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलनी चाहिए, मंत्री की जिम्मेदारी हो, जैसा कि आप बता चुकी हैं कि पूर्व में भी महापौर, उसके बाद विधायक, उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है जो गोविंदपुरा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं और जो आपसे उम्मीद रखते हैं, आप उनके लिए दिन रात खड़ी रहती है, तो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसा आपको नहीं लगता एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलनी चाहिए भाजपा से? नहीं, देखिए, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर एक कार्यकर्ता की आगे बढ़ने की आकांक्षा होती है, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए ही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले हमें। और मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। ये वह पार्टी है जो लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करती है, अवसर देने का काम करती है। मैं ये मान सकती हूँ कि मैं अगर 2 आंखों से देखती हूँ तो मेरी पार्टी हमें 1000 आंखों से देखती है। हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी कार्यशैली कैसी है, लोगों से मिलने का तरीका कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और
एक कार्यकर्ता को जब वो सारी चीज़ें परफेक्ट हमारी पार्टी देखती है तो उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। आज अगर मैं इस स्थान पर पहुंची हूं तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिए हैं, बार बार अवसर दिए हैं, इस वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। लेकिन मैं क्या, कोई भी कार्यकर्ता ये बात कभी गारंटी से नहीं कह सकता कि अगले आने वाले चुनाव में हमें टिकट मिलेगा। ये पार्टी का निर्णय होता है, हमारी पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, और यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है। इसके बाद भी पार्टी का जो फैसला होता है हम वो फैसला मान्य करते हैं। क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि लगातार मेरे काम को देखकर पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बिहार प्रदेश का प्रभार मेरे पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ओबीसी कल्याण आयोग का मेंबर बनाया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो स्वाभाविक रूप से मेरी जिम्मेदारी पार्टी के प्रति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और मुझे इस बात का एहसास होता भी और होना भी चाहिए कि पार्टी जो इतने अवसर हमको दे रही है तो पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण क्या होना चाहिए। और इसलिए जब कभी भी चुनाव आते हैं पार्टी के हर आदेश को शिरोधार्य करना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। 2023 का चुनाव जब आएगा तो निश्चित रूप से पार्टी बहुत सारी बातों पर सोच विचार कर फैसला लेगी, और पार्टी जो फैसला लेगी वो निश्चित रूप से हम सबको मान्य होगा। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने काम करने वाले हर कार्यकर्ता को अवसर देती है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ता को जब अवसर मिलता है तो कार्यकर्ता भी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करता है। गोविंदपुरा क्षेत्र में हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के भी हेलीकॉप्टर उतरे थे, अमित शाह भी आए थे, तो वहाँ विशेषकर देखा जाए तो व्यवस्थापक के रूप में आप डटी रही थी, धूप में देखा जाए या दिन रात देखा जाए व्यवस्थापक के रूप में डटी रही थी, तो क्या कुछ कहना है उसके बारे में? नहीं, देखिए, क्योंकि मेरा सौभाग्य ये है कि जमुरी का मैदान गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में है, और पूरे भोपाल में प्रधानमंत्री जी की सभा कराने की जितनी जगह जो है वो उसी मैदान में है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी बहुत बड़ी सभा होती है, या कोई राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा आता है तो बड़ी सभा होती है, और बड़ी सभा के लिए वही एकमात्र स्थान ऐसा है जहां इतनी बड़ी सभा की जा सकती है। और इसलिए चूंकि वो गोविंदपुरा विधानसभा में है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि मैं एज ए होस्ट वहाँ पर देखूँ, काम देखूँ कि सब काम ठीक प्रकार से हो रहे हैं या नहीं। और एक अपने परिवार में जब अपने परिवार के बड़े आते हैं तो जो खुशी अपने मन में होती है वैसी खुशी हमारे मन में भी होती है कि हम अच्छे से अच्छा क्या कर दें, और यही है, बाकी और ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर इतनी बड़ी जगह कोई और क्षेत्र में होती तो वहाँ सभा होती, पर ये मेरा सौभाग्य है कि जमुरी मैदान गोविंदपुरा में है। काफ़ी सारी बातों के बीच में एक नई बात उतर के आई कि गोविंदपुरा क्षेत्र में जमुरी मैदान है, वहाँ से मोदी जी ने रैली करी और मोदी जी ने सभी लोगों को, आदिवासी वर्ग के लोगों को सम्मानित भी किया, काफ़ी सारी ऐसी बात बोली। वहीं आपको भी सम्मान के तौर पर बताया गया। लोगों की नज़र में था कि लोग एक ही चेहरा देख रहे थे, गोविंदपुरा क्षेत्र के लोग, कि हमारी विधायक को कब सम्मान मिलेगा। जब आपको सम्मान मिला तो लोगों के बीच में एक नया उत्साह पैदा हुआ, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ एक अलग नज़रिया देखने को नहीं लगता है कि एक प्रधानमंत्री, एक विधायक को जो सालों से लगी हुई हैं, सेवा भाव में लगी हुई हैं, उसको जब सम्मान मिलता है तो क्या लगता है पार्टी में कब ना तो छोटा देखा जाता है ना बड़ा देखा जाता है? क्या ये नज़रिया आपको नहीं लगता है? नहीं, ये हमारी पार्टी की विशेषता है, और निश्चित रूप से मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारी पार्टी हर काम करने वाले को सम्मान देती है। और निश्चित रूप से अवसर आते हैं, जब अवसर आते हैं तो सम्मान मिलता है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि इतना बड़ा सम्मान मेरे जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को यह दिया कि मुझे बिहार जैसे इतने बड़े प्रदेश का प्रभार मिला है। बहुत बड़ा सम्मान है ये, और बहुत विश्वास के साथ मुझे वहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है। तो मेरी भी यही जिम्मेदारी होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उस पर मैं खरा उतरूँ। और निश्चित रूप से जब आप अच्छे से काम करते हैं, हाँ, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व आपके हर क्रियाकलाप पर नज़र रखता है, और जब अवसर आता है तो सम्मान करता है। और हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हम हमेशा अच्छा काम करें, हम लोगों की मदद करें, हम सकारात्मक भाव के साथ काम करें। हम, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र है, यहाँ निगेटिविटी, नकारात्मकता बहुत फैलती है,
लेकिन मेरी कोशिश हमेशा से ये रही कि राजनीति के क्षेत्र में भी यदि आप सकारात्मकता के साथ काम करते हो तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलते हैं। और मैंने बाबूजी से ये सीखा है। बाबूजी की पूरी ज़िंदगी में, उनके राजनीतिक जीवन में कहीं मुझे नकारात्मकता देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री पद छोड़ा उन्होंने, वापस मंत्री बन गए। कोई और होता तो कभी वापस मंत्री नहीं बनता, लेकिन उन्होंने कहा काम करना है तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती, हमें काम करना है। कभी ये भाव मन में ना लेकर आए। लोगों ने बहुत नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की कि बड़े पद के बाद छोटा पद है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अगर सेवा करनी है तो चाहे छोटा पद भी मिले, मुझे काम करना चाहिए। उसके बाद मंत्री पद से भी हटाया तो एक विधायक के रूप में लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहे। तो एक पॉजिटिविटी के साथ जब वो काम करते थे, कई बार बहुत सारे बातों पर, बहुत सारी घटनाओं पर मेरी उनसे चर्चा होती थी, तो अक्सर मैंने उनको देखा कि उस बात को भी, उस घटना को भी वो कितनी सकारात्मकता के साथ मुझे समझाते थे। तो मुझे लगता था यह मंत्र मैंने उनसे सीखा है कि ज़िंदगी की हर घटना को सकारात्मक तरीके से लेना ही जीवन जीना है, और यही हमारी सफलता का मार्ग है। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, अपने आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़ें, सबका सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। और क्योंकि आपने राजनीति का क्षेत्र चुना है, ये क्षेत्र आपने खुद चुना है, इसको करने के लिए कोई जनता आपके पास नहीं आई थी कि आप हमारी सेवा करो या आप ही हमारी सेवा कर सकते हो और कोई नहीं। आप ही उनके पास गए थे कि हमें सेवा का मौका दो। तो चूँकि आपने चुना है ये क्षेत्र, तो कभी भी आपके सामने कोई भी असहाय आए, उसकी मदद करने से अपने आप को रोके नहीं, पीछे नहीं करें, बल्कि उसकी मदद करें। दरवाजे पर आने वाले हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने का प्रयास करें। एक इतना बड़ा सिस्टम आपको इसी जनता की बदौलत मिला है। आज यदि मैं विधायक बनी हूँ तो जनता ने ही मुझे बनाया है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जनता की सेवा है। और इसलिए मैं इसी भाव के साथ कि मैं जनता को कभी दुखी या जनता को नाराज़ नहीं करना चाहती, जनता की सेवा ही मेरी प्राथमिकता है, और इसी भाव के साथ मैं लगातार काम करती हूँ। दीदी, वैसे बाकी माना जाए तो इस सम्मान की आप हकदार हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाता है कि गोविंदपुरा में सीधे तौर पर जो ज़मीनी स्तर पर बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता खड़ा है, वो कहीं ना कहीं कृष्णा गौर के रूप में खड़ा है। ये लोगों का भी मानना है, मीडिया का भी मानना है, सभी लोगों का। वहाँ जो मौजूद ऐसी महिलाएं हैं जो 2-2 रुपए के लिए कभी कभी दर दर भटकती हैं, तो वो एक ही नाम याद रखती हैं, कृष्णा गौर। क्या इस जिम्मेदारी को बरकरार रखेंगी? और आगे जाके एक तरह से देखा जा रहा है कि बाबूलाल गौर जी का नाम लोगों तक फिर से पुनः आपके माध्यम से पहुंच रहा है, तो क्या इस जिम्मेदारी को किस तरीके से और बड़े लेवल पर बना के रखना अपना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उनके लिए? हाँ, निश्चित रूप से मैं बाबूजी को हमेशा उनके विचारों के रूप में जीवित रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है। क्योंकि बाबूजी ने एक आदर्श स्थापित किया है राजनीति के क्षेत्र में काम करते हुए। और मैंने बहुत सारे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं को, नेतृत्व को देखा है, वो भी निश्चित रूप से मेरी प्रेरणा है। पर बाबूजी को मैंने बहुत करीब से काम करते हुए देखा है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि उनके काम की शैली, उनका व्यवहार, काम करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का, उनसे काम करवाने का जो तरीका था, उससे हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और यही कारण है कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर बाबूजी का नाम है। उनके जाने के बाद आज भी उनको लोग याद करते हैं, क्षेत्र की जनता याद करती है, युवा याद करते हैं। और मुझे वास्तव में अब यही लगता है कि बाबूजी आज भौतिक रूप से भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन विचारों के रूप में उन्हें हमेशा अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में जीवित रखना, यह मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए मेरी कोशिश यही है कि जैसे हमने हमारे कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय का नाम पूजनीय बाबूजी के नाम पर करने का जब निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने यह बात रखी, तो मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना एक क्षण की देरी लगाए ये कहा कि बाबूजी जैसा प्रेरक व्यक्तित्व अगर निश्चित रूप से इस माध्यम से हमारे युवाओं की प्रेरणा बनेगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। और उन्होंने सहर्षि शासकीय महाविद्यालय का नाम पूजनीय बाबूजी के नाम से रखा। तो मुझे लगता है कि उनके विचारों को मैं हमेशा लोगों के बीच में जीवित रखूंगी, अपनी कार्यशैली में, अपने आचरण व्यवहार में जीवित रखूंगी, ताकि लोग कह सके कि जैसे बाबूजी थे वैसे ही हमारी दीदी है। मेरी कोशिश होगी, हालांकि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जीवन जिस प्रकार से था उसमें मुझे लगता था कि जब कभी कोई कहता था कि बाबूजी के जीवन की, बाबूजी के व्यक्तित्व की 3 विशेषता बताओ, तो मैं हमेशा यह कहती थी कि समय की पाबंदी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी,
और संयमित दिनचर्या थी उनकी। अगर रात को 2 बजे भी कहीं से आएंगे, सवेरे 9 बजे जनता से मिलने के लिए बैठ जाएंगे। और नियमित दिनचर्या थी और संयमित खान पान था। नियमित दिनचर्या, संयमित खान पान और समय की पाबंदी, ये बाबूजी की 3 विशेषता थी जिस पर मैं अमल करने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि मुझे भी उसका लाभ मिल सके। क्योंकि निश्चित रूप से जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप संयमित खान पान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और आज के समय में जो फिट है वही हिट है। आप अगर स्वस्थ है तो आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। यदि आपकी दिनचर्या नियमित है तो आपसे मिलने आने वाले लोगों को कभी परेशानी नहीं होगी। उनको पता है कि दीदी मिलेंगी, आएंगी, काम करेंगी। यदि आप समय की पाबंदी है तो आप समय पर पहुंचेंगे, ये लोगों को पता होगा। आज भी लोग कहते थे बाबूजी जब समय पर कार्यक्रम में आते थे तो हम घड़ी मिलाते थे, बाबूजी समय कहते हैं। वो मुझे अभी अपना ठीक करना है, क्योंकि अभी समय की पाबंदी में उतना परफेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन संयमित खान पान और नियमित दिनचर्या की शुरुआत मैंने कर दी है। समय की पाबंदी भी मैं निश्चित रूप से करूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बाबूजी को इस माध्यम से मैं सच्ची श्रद्धांजलि दूँ। जी, आपको गोविंदपुरा क्षेत्र की जनता के लिए भी स्वस्थ रहना है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कृष्णा गौर के रूप में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज उन्होंने सेवा करने का मौका मुझे दिया है, तो बहुत आशा, अपेक्षा और अभिलाषा उनके मन में मेरे प्रति है। और मेरी भी जिम्मेदारी यही है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं कभी भी अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे ना हटूं। और इसके लिए मुझे स्वस्थ तो रहना पड़ेगा। अगर मैं स्वस्थ रहूँगी तो ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाऊँगी, सेवा कर पाऊँगी। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं स्वस्थ रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा गौर जी, आपका तांडव न्यूज़ में सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, लोगों के बीच में ऐसी बातें रखने के लिए जो लोग आम तौर पर जानना चाहते हैं कि हमारी भावी विधायक, हमारी वर्तमान विधायक जो हमारी करता धरता माने तो जो दिन रात उनके लिए खड़ी रहती है, उनके जीवन की क्या दिनचर्या है, क्या नई रणनीति है, लोगों के बीच में आगे की क्या प्लानिंग है, वो सब मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही लगातार बड़ी शख्सियतों से आपके सामने रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज़ भोपाल। धन्यवाद।